नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस का जल्द ही होगा निर्यात। मलेशिया के बाद अर्जेंटीना भी ले सकता है एलसीए को। इंडियन एयरफोर्स के 114 एमआरएफए प्रोजेक्ट के तहत अगर राफेल F4 चुना जाता है तो इसकी कीमत काफी ज्यादा होने वाली है। भारत अब तक अपने मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड नहीं कर पाया है। हिमालय ने बढ़ाई चीन की मुसीबत, टॉप कमांडर की हुई मौत। एनडीए के बाद मिलिट्री स्कूल कॉलेजों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खुले, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। रूस ने दुनिया को बताया सुखोई S-70 ड्रोन की काबिलियत, हमला करने में ये माहिर है। दोस्तों, चाइना की धमकी हम हर बार सुनते आते हैं, लेकिन भले ही चाइना अपने हथियारों का दम दिखाता हो, लेकिन प्रकृति को आप कुछ नहीं दिखा सकते हो। और ठीक ऐसा ही हुआ है चाइना के साथ। चाइना के पश्चिमी थिएटर कमांड के टॉप कमांडर जो कि 58 साल के थे, जिसका नाम कमांडर जनरल झांग जोनिंग था, उनका निधन हो गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि चाइना ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरल झांग कई तरीके की समस्याओं से पीड़ित थे। इसीलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पश्चिमी थिएटर कमांड को लेकर फेरबदल भी किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि हिमालय क्षेत्र बिल्कुल भी चाइना के अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर तैनात सैनिकों को कम ऑक्सीजन, कम तापमान और ऊंच ऊंचाई का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि चीन ने पश्चिमी थिएटर कमांड के नेतृत्व में पिछले 9 महीनों में 3 बार बदलाव किया है और झांग को पश्चिमी थिएटर कमांड का प्रमुख भी बनाया गया था। हालांकि झांग की जगह अब वांग हाईजियांग ने ले ली है। यही नहीं दोस्तों, ये भी रिपोर्ट आ रही है कि चीन के सैनिकों को दिल संबंधी बीमारियां भी हो रही हैं, यानी कि उनको हार्ट अटैक के खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना ने फेरबदल किया अपने टॉप कमांडर्स में। उसके पीछे पहले तो हमें ये नजर आ रहा था कि शायद चाइना की कोई रणनीति होगी, लेकिन ये रणनीति नहीं थी, बल्कि ये उनकी मजबूरी थी, जिसके चलते उन्होंने बार बार अपने कमांडर्स को वेस्टर्न थिएटर कमांड जो उनकी है उसके टॉप कमांडरों को बदला। अब मिलिट्री के स्कूलों और कॉलेजों में भी लड़कियों का प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। अब तक इन स्कूल कॉलेजों में सिर्फ छात्रों को प्रवेश मिलता था, लेकिन अब नए फैसले के बाद लड़कियों को भी इसमें प्रवेश दिया जाएगा। दरअसल एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के बाद अब मिलिट्री स्कूल और कॉलेजों में भी लड़कियों के लिए दाखिला मिल सकेगा। केंद्र सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और ऐसे में ये फैसला लड़कियों के बेहतर भविष्य के हिसाब से एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यही नहीं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि अगले साल जून से लड़कियों को एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की इजाजत देने के बजाय इसी साल से शुरुआत करनी चाहिए। इससे पहले अब तक मिलिट्री स्कूल लड़कों के शैक्षणिक संस्थान रहे हैं। दोस्तों, तेजस लाइट कॉम्बैट को लेकर एक बार फिर से खबर सामने आई है कि इसके एक्सपोर्ट की संभावना अब काफी बढ़ गई है और जिस पर HAL काफी तेजी से काम भी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेजस को अपना पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द मिलने वाला है। HAL ने हाल ही में एक MOU पर साइन किया है मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक ब्रिज का काम करेगी भारत और मलेशिया के बीच तेजस डील को लेकर, जिसके तहत ये कंपनी पाम ऑयल को इंपोर्ट करेगी मलेशिया से और इस ट्रेड के माध्यम से 18 तेजस एयरक्राफ्ट मलेशियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना को भी तेजस एक्सपोर्ट की बात कही जा रही है। अर्जेंटीना के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि हमारे देश की वायुसेना तेजस को चुनती है तो इससे भारत और अर्जेंटीना के संबंध और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और भारत अर्जेंटीना को रशिया और वेस्टर्न कंट्री के साथ जोड़ने का काम भी करेगा और भारत के इन दोनों के साथ बेहद अच्छे संबंध है। $2.5 बिलियन के प्लान के तहत इंडियन एयरफोर्स के 51 यानी कि 51 मिराज 2000 फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाना था 2021 तक, लेकिन भारत अब इस डेडलाइन को चूक चुका है और केवल आधे ही मिराज 2000 अपग्रेडेड प्रोसेस हो चुके हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 2011 में साइन किया गया था, जिसके तहत वर्क शेयर एग्रीमेंट किया गया था डसॉल्ट एविएशन और HAL के बीच में। और इस एग्रीमेंट के तहत मिराज 2000 में नए सेंसर, नए मिशन कंप्यूटर और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, साथ ही इनका लाइफ एक्सटेंशन करना था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि इन 51 मिराजों को यानी कि 51 मिराज 2000 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने में 3 सालों का और वक्त लगेगा। हालांकि HAL ने इसके पीछे के कुछ कारण भी गिनाए हैं, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहला कारण ये गिनाया कि अपग्रेडेड मिराज 2000 का क्रैश होना, जो कि एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया था 2019 में। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से भी इस काम में काफी प्रभाव पड़ा और खुद एयरफोर्स भी मिराज 2000 के इन नए सिस्टम से खुश नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि वायुसेना प्रमुख VR चौधरी इंडियन एयरफोर्स के 114 यानी कि 114 MRFA प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि 114 फाइटर जेट लिए जाएंगे, ना कि 36 और राफेल खरीदे जाएंगे। दोस्तों, भारत पहले ही फ्रांस को एक मुश्त किस्तें दे चुका है 13 F3R राफेल वेरिएंट के लिए, जो कि भारत के हिसाब से बन रहे हैं।
लेकिन भारत अगर लेटेस्ट F4.1 स्टैंडर्ड फाइटर जेट को चुनता है राफेल के, तो इस एयरक्राफ्ट की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी आ जाएगी। साथ ही भारत के हिसाब से अगर इन फाइटर जेट्स को बनाया जाएगा, यानी कि F4 स्टैंडर्ड के राफेल जेट को, तो इनकी कीमतों में 15% की और बढ़ोतरी हो जाएगी अगर ये डैसॉल्ट फैसिलिटी फ्रांस में बनते हैं तो। दोस्तों, अगर राफेल को ही चुना जाता है MRFA के तहत, तो जो एनुअल प्रोडक्शन रेट देखना होगा F4 स्टैंडर्ड के राफेल का, तो उसके तहत 114 फाइटर जेट के लिए जो टोटल बिल बनेगा उसमें भी विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन अगर डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस 18 एयरक्राफ्ट हर साल बनाती है, तो उनको 6 सालों का वक्त लग जाएगा राफेल फाइटर जेट की आपूर्ति में, और हर साल फिर से कॉस्ट का, यानी कि जो कीमत है उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, वो भी 5 से 10% हर साल के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर राफेल को स्टैंडर्ड में चुना जाता है, तो वेपन जो पैकेज है, यानी कि हथियारों का पैकेज है, उसके लिए अलग से डील करनी होगी। लेकिन भारत ने अब ये सोच बना रखी है कि वो एनुअल पेमेंट के हिसाब से, जो कि वार्षिक पेमेंट करेगा इस डील के तहत, तो वो $2.5 बिलियन हर साल देगा, जिससे कि भारत के पास एक छोटी खिड़की खुली रहेगी दूसरे फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए, वो भी इन 6 सालों के बीच में, जब तक कि भारत को स्पेशल फंडिंग नहीं मिल जाती किसी सेपरेट डील प्रोग्राम के लिए, जैसे कि सुपर सुखोई प्रोग्राम है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर इंडियन एयरफोर्स MRFA के तहत 114 राफेल के F4 स्टैंडर्ड को खरीदता है, क्योंकि अब ये प्रोसेस पूरा मेक इन इंडिया बनेगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये और ज्यादा महंगा भी पड़ेगा और वक्त 6 साल का तब भी लगेगा। बहुत सारी दोस्तों कैलकुलेशन है, बहुत सारे विचार विमर्श है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इंडियन एयरफोर्स किसको चुनती है। हालांकि दोस्तों इस डील में ऑलरेडी आपको मालूम ही है, रशिया भी है जिसने कि अपने MiG-35, वहीं साब ने अपना ग्रिपेन, और अमेरिका का यहाँ पर F-21 भी है। ऐसे में राफेल को चुना जाना एक बेहतर विकल्प भी है। लेकिन जो ये कीमतों का उतार चढ़ाव हो रहा है, उतार चढ़ाव क्या हो रहा है, ये तो एक तरह से बढ़ेंगी कीमतें, तो उस हिसाब से इंडियन एयरफोर्स को देखना है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अमेरिका से जारी तनाव के बीच रशिया ने अपनी रक्षात्मक तैयारियों को काफी तेज कर दिया है। अमेरिका और रूस के बीच काला सागर, बाल्टिक सागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक में काफी तनाव देखा जा रहा है। इस दौरान रशिया ने पहली बार अपने S-70 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को दुनिया के सामने पेश किया है। अब तक इसकी तस्वीरें ही दिखाई जाती थी, जिसमें कि इस घातक स्टील्थ हमलावर ड्रोन के बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब रूस के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक टेलीविजन स्टेशन पर सुखोई S-70 ओखोटनिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का एक वीडियो भी जारी किया है, और इस वीडियो में S-70 ड्रोन की कई खासियतों के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस ड्रोन में एक इंटरनल पेलोड बे भी है, जिसका इस्तेमाल कई तरीके के घातक हथियारों को ड्रोन के अंदर छिपाने में किया जाएगा। इंटरनल बे में हथियारों को रखने से दुश्मन के रडार के विमान पहचान नहीं कर पाते, और इससे स्टील्थ कैपेसिटी में भी इजाफा हो जाता है। इस ड्रोन ने पहली बार 2019 में उड़ान भरी थी। तब से इस विमान की डिजाइन और डेवलपमेंट के साथ साथ इसकी इमेजरी के बारे में सीमित विवरण जारी किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि S-70 ड्रोन के केवल एक यूनिट का ही निर्माण किया गया है। रूस कम से कम ऐसे 3 नए ड्रोन का निर्माण कर रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि S-70 UCAV सुखोई के Su-57 एडवांस कॉम्बैट जेट से छोटा है, और इस ड्रोन में कई तरीके के सेंसर्स लगाए गए हैं। अगर कोई देश इन सेंसरों तक आने वाली रडार फ्रीक्वेंसी को जाम भी कर देता है, तब भी ये ड्रोन अपने आप उड़ान भरने वाली जगह पर वापस आ जाएगा। इस ड्रोन के इंजन से निकलने वाली गर्मी को कम करने के लिए एग्जॉस्ट को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। S-70 ड्रोन में सुखोई ने एक नया एग्जॉस्ट भी लगाया है। इसका इस्तेमाल पहले से अधिक ताकतवर आफ्टर बर्नर के लिए किया जा सकता है। हालांकि सुखोई के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इस विमान को अपने गुप्त अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए डिजाइन किया है। उन्हें इसकी स्पीड बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल लड़ाकू विमान अधिक स्पीड पाने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल करते ही विमान के एग्जॉस्ट से आग की 1 फीट लंबी लपटें देखने को मिलती हैं। HAL ने कहा कि उन्होंने अब तक का सबसे भारी सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक यानी कि SC-120 LOX को इसरो को सौंपा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेमी क्रायो लिक्विड ऑक्सीजन यानी कि LOX टैंक पहला डेवलपमेंटल वेल्डेड हार्डवेयर SC-120 चरण का हिस्सा है, जो मौजूदा GSLV Mark 3 लॉन्च वाहन में L-110 स्टेज को बदलकर पेलोड बढ़ाने के लिए है। पिछले साल HAL ने अब तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक लिक्विड हाइड्रोजन टैंक, जिसे कि C-32LS-2 नाम दिया गया है, जिसका डायमीटर 4 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, उसे इसरो को सौंपा था। HAL ने वेल्डेड प्रोपेलेंट टैंक में कौशल प्राप्त कर लिया है, यानी कि महारत हासिल कर ली है। HAL ने कहा कि हमारे एरोस्पेस डिवीजन ने
2.1 यानी कि 2.1, 2.8 और 4 यानी कि 4 मीटर व्यास वाले PSLV, GSLV Mark II और GSLV Mark III के अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए इसरो को 244 यानी कि 244 प्रोपेलेंट टैंक और 95 यानी कि 95 पानी के टैंक वितरित किए हैं, जहां टैंक की लंबाई 2.5 मीटर से 8.0 मीटर तक होती है। HAL ने कहा कि हम इसरो के साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, जिनमें कि PS2/GS2 इंटीग्रेशन, सेमी क्रायो स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रायो एंड सेमी क्रायो इंजन आदि शामिल है। इसके अलावा HAL ने मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए क्रू मॉडल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट यानी कि CARE और पैड अबॉर्ट टेस्ट में भी इसरो का समर्थन किया है। वर्तमान में गगनयान के लिए फुल फ्लेज लॉन्च व्हीकल GSLV Mark III के लिए HAL आपूर्ति भी कर रहा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।